A very good day to all the viewers of this video. I'm Dr. Meenu Singhal, Associate Professor of Economics. Today I intend to cover the topic Foreign Trade of India, Composition and Direction. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आजादी से पहले, आजादी के बाद, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं, समस्याएं जो हमारे व्यापार को प्रभावित करती हैं, and benefits of foreign trade. देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है कि एक देश अपनी भौगोलिक सीमाओं से परे अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है, खरीद फरोख्त करता है. International trade is trade of goods and services across the territorial boundaries of a country. When a country sells its products, the country is said to be the exporter and is said to export goods and services. And when a country purchases goods and services from other countries, then she is said to be the importer and is said to import goods and services. जब देश वस्तुएं सेवाएं बेचता है तो वो निर्यातक है और वस्तुओं बेचना मतलब निर्यात करना. जब वस्तुएं सेवाएं खरीदता है मतलब वो आयातक है और वस्तुएं सेवाएं खरीदना मतलब आयात करना. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमेशा ही किसी भी देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. In fact, as Robertson has rightly said, foreign trade is an engine of growth. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, उसको आगे बढ़ाता है. But was he right? I mean, भारत को ले तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारण बना हमारी गुलामी का नहीं. But yes, international trade does affect every economy. हर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और बहुत ज्यादा. हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ना चाहें तो हमें इसे दो हिस्सों में बांट लेना चाहिए, एक आजादी से पहले और आजादी के बाद. दोनों ही तरीकों से आप इसको चार पहलुओं में पढ़ेंगे, चार एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे इसके. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, व्यापार की मात्रा, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, व्यापार की संरचना, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, व्यापार की दिशा, और बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार शेष. अब हम देखते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आजादी से पहले कैसा था. देखिए, जब हम गुलाम थे, उससे पहले कायदे से हम इसको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं. सबसे पहला हिस्सा, जब हम गुलाम थे ही नहीं, उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था. हमारे यहाँ वस्तुओं का व्यापार पूरे विश्व में बहुत मशहूर था. We used to export muslin from Dhaka. A silk from Nagpur, Banaras was renowned all over. Indian spices, handicrafts, artistic goods. यहाँ तक कि हमारा इत्र पूरे विश्व में मशहूर था. बहुत मांग थी इन सब की. फिर हम ब्रिटिश कॉलोनी बने. इस दौरान इंग्लैंड की पॉलिसीज की वजह से, इस वजह से कि इंग्लैंड अपने देश के उद्योगों का विकास करना चाहता था और हमें अपने देश में बने सामान का एक बाजार बनाना चाहता था, इस वजह से इंग्लैंड ने स्लोली स्टडीली इन अ प्लान्ड मैनर हमारे भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया. ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्ट्रॉयड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और हम एक कृषि प्रधान देश बनकर रह गए. Therefore, our exports consisted of primary goods. And as far as direction of trade was concerned, well, primarily we used to export and import either England or its erstwhile colonies.
देन कॉलोनीज, राइट। हम बहुत सीमित वस्तुएं और वस्तुएं आयात करते थे या निर्यात करते थे, और बहुत सीमित देशों से हमारे संबंध थे। हमारे right, इस दौरान जिन दिनों हम गुलाम थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हमारे यहाँ काम करते थे, हमें उनकी सैलरी और पेंशन देनी होती थी। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट्स यहाँ पर जो पूंजी लगाते थे उस पर मुनाफा कमाते थे, वो लाभांश भारत से लेकर जाते थे। और यदि वहां के बैंक से हमने या वहां के लोगों से हमने ऋण लिया तो उस पर हमें ब्याज देना पड़ता था। So India had to make unilateral transfers to England in the form of salaries, pensions, dividend, interest, and all this had to be paid in foreign currency, in pound sterling. हमें ये सारी पेमेंट पाउंड स्टर्लिंग में करनी होती थी, और वो स्टर्लिंग हमें कमाने पड़ते थे। कैसे? अपने निर्यात बढ़ाकर। और निर्यात हम इस हद तक बढ़ाते थे कि हमारी अपनी घरेलू जरूरत पूरी हो ना हो, लेकिन इंग्लैंड को हम या अन्य देशों को हम एक्सपोर्ट जरूर करते थे। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। युद्ध बुरी बात है भारत के लिए, इतना बुरा नहीं रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इनफैक्ट इस युद्ध की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा। एक तो इस दौरान इंग्लैंड हमें ज्यादा सामान बेच नहीं पाया, और हमारे इंग्लैंड को जो निर्यात थे वो बहुत बढ़ गए। हमारी फौज उनके लिए लड़ रही थी, और हमारे फैक्ट्रीज ब्रिटिश गवर्नमेंट की युद्ध संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रही थी। इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे इंग्लैंड को, और इंपोर्ट्स कम। इंग्लैंड से कम थे। इंग्लैंड में एक्सपोर्ट बढ़े, आयात उतने नहीं बढ़े, लेकिन ओवरऑल हमारे आयात निर्यात इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दोनों बहुत बढ़े, 60%। नेचुरली अगर इंग्लैंड से नहीं बढ़े तो फिर कुछ और देशों से बढ़े। एग्जैक्टली भारत ने इस दौरान इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों की तरफ देखना शुरू किया, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट में। इस दौरान हम लोगों ने जो इंग्लैंड को निर्यात किए, उसकी वजह से भारत युद्ध के खत्म होने तक बाय अप्रैल 1946 we had our balance of trade was positive throughout, and we had sterling balances worth rupees 17.33 billion. युद्ध के अंत तक भारत के पास पाउंड स्टर्लिंग की करेंसी में विदेशी मुद्रा का बैलेंस था 17.33 बिलियन रुपए। आज के रेट में ये अमाउंट बेशक कम लगे, उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था। इस दौरान हमारे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज का अच्छा विकास हुआ, यानी भारत के लिए युद्ध इतना खराब नहीं था। अगर आप वैल्यू ऑफ ट्रेड देखें तो 38-39 से लेकर लगातार आप देख रहे हैं व्यापार का मूल्य बढ़ता जा रहा है। निर्यात भी बढ़े लगातार, आयात भी बढ़े। पर आप नोटिस करेंगे कि निर्यात 169 से बढ़ते बढ़ते 319, 152 से बढ़ते बढ़ते, मतलब बढ़ दोनों रहे हैं, लेकिन ग्रोथ रेट ज्यादा किसका है? एक्सपोर्ट्स का, इंपोर्ट्स के मुकाबले में। और वो यहां दिख रहा है आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड में। 38-39 में देखिए थ्रू आउट हमारा व्यापार शेष अनुकूल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल टू इंडिया, बट in 38-39 it was just 17 crore rupee, and it increased to 21 crore, and it increased to 31 crore rupee by 46-47। हाँ, 47-48 में ये कम जरूर हुआ। क्यों? इसका मुख्य कारण है भारत आजाद हो गया था 47-48 में, और हमारा पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान,
इनसे होने वाला व्यापार हमारे लिए जो पहले घरेलू व्यापार था अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार बन गया। 47-48 में हम देखिए भारत में कपास और पटसन का जो उत्पादन था, जो उगाई जाती थी, ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में उगाई जाती थी। तो अब यही हमारे लिए आयात बन गया। आप देखिए इस दौरान हमारे आयात बहुत ज्यादा बढ़े हैं, निर्यात भी बढ़े हैं, लेकिन आयात में होने वाली वृद्धि से कम है। इस वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड था तो पॉजिटिव, लेकिन पहले से काफी कम रह गया, आधे से भी कम। आजादी से पहले हमारे व्यापार की संरचना कैसी थी? देखिए दोनों निर्यात और आयात को लेते हैं एक एक करके। पहले हमारे निर्यात प्राइमरी गुड्स के हुआ करते थे, यानी कि गेहूं, पाले, दालें, चाय, कपास, पटसन। धीरे धीरे हम मैन्युफैक्चर्ड जूट प्रोडक्ट्स भी बेचने लगे। आप इनफेक्ट देखेंगे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद मतलब हमारा रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट है वो 38-39 में 45% था, जो कम होकर विश्व युद्ध के बाद 31% रह गया। यानी विश्व युद्ध के दौरान हमारे एक्सपोर्ट्स प्राइमरी गुड्स के पहले से कम हो गए, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के, कारखानों में बना सामान, ऐसे सामान का निर्यात पहले से बढ़ गया, 30% से बढ़कर 49%। प्राइमरी गुड्स का निर्यात कम हो गया और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का निर्यात बढ़ गया। दिस वॉज गुड। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए निर्मित सामान को बेचना हमेशा अच्छा होता है। वजह, ध्यान रखिए, हमेशा प्राइमरी गुड्स के दाम कम मिलते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि प्राइमरी गुड्स बेचने वाले बहुत सारे देश हैं और सभी देश गरीब हैं, सभी को इमरजेंसी में बहुत जरूरत है फॉरेन करेंसी की, और वो इस चक्कर में अपना सामान बहुत सस्ता बेच देते हैं। जबकि निर्मित सामान, जहां जितनी ज्यादा वैल्यू एडिशन होगी, जितनी ज्यादा मूल्य वृद्धि होगी, वो सामान अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतना महंगा बिकता है। तो हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया, ये अच्छी बात है। जहां तक इंपोर्ट्स का सवाल है, हमारे आयात में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, जैसे कि इंग्लैंड के बने कारखानों में का कपड़ा भारत में आ रहा था। इंग्लैंड ने भारत में रेलवे नेटवर्क बिछाया, तो रेलवे का सारा सामान इंग्लैंड से आ रहा था। इसके अलावा धातुएं, कुछ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स सच एज कारपेट्स, वाइन्स एक्सेट्रा, और पेट्रोलियम और केमिकल्स, वो तो पहले भी हम लोग इंपोर्ट करते थे और आज भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जहां तक डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का सवाल है, व्यापार दिशा, देखिए भारत का व्यापार, आयात भी और निर्यात भी, करीबन 1/3 व्यापार इससे है सिर्फ एक देश से, और छोटा सा देश है इंग्लैंड। इसके अलावा अभी भी सेकंड मेजर पार्टनर कौन है? 21% ऑफ एक्सपोर्ट्स, 10% ऑफ इंपोर्ट्स, इंग्लैंड की ही दूसरी कॉलोनीज। यानी हमारा 55% निर्यात और 40% आयात किससे है? इंग्लैंड से और इंग्लैंड के ही अन्य उपनिवेशों से। इस दौरान हमारा जापान से भी व्यापारिक संबंध था, लेकिन आजाद होने तक उनसे व्यापारिक संबंध, हालांकि आंकड़े नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पहुंच गया था। अमेरिका, अमेरिका से हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे थे, ठीक थे, 7-8%, लेकिन बाय द टाइम वी रिसीव्ड इंडिपेंडेंस, हमें जब आजादी मिली, उसके बाद तब उसके बाद एकदम हमारे आयात, यानी हमारे जो अमेरिका से संबंध थे वो और भी प्रगाढ़ हो गए, हमारे व्यापारिक संबंध उनसे काफी बढ़ गए। अब हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले दो खास बातें, आजादी के बाद दो खास बातें थी। एक तो हमारे आयात और निर्यात दोनों बढ़े, बहुत ज्यादा बढ़े। लेकिन क्यों बढ़े? आयात बढ़ने की वजह बताती हूँ।
हम आजाद हुए थे, वन। साथ में हमारा पार्टीशन हुआ था, जिसकी वजह से हम घायल थे, आहत थे। हमें बहुत ज्यादा रिपेयर करना था अपने आप को, देश को विकास करना था। इसके अलावा मैंने आपसे बताया कि विश्व युद्ध के दौरान हमारे भारतीय कारखाने दिन रात काम करते रहे, हमारी मशीनें खिस गई थी, जिस कारण से हमें अब बहुत सारी मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ी, देश का विकास करने के लिए, नए तरह के कारखाने लगाने के लिए, जो वह सामान पहले भारत में बनता नहीं था। ऐसे कारखाने जो पहले भारत में है, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, भारत में रेलवे नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए और जगह तक पहुंचाने के लिए हमें रेलवेज का बहुत ज्यादा आयात करना पड़ा, रेलवेज के सामान का। आजादी के बाद कृषि के विकास के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए, बहुत सारे डैम्स खोले गए। उस सब के लिए ना सिर्फ मशीनें, यहां तक कि इंजीनियर्स तक हमारे विदेशों से आए। उसी तरह कच्चा माल, कपास, पटसन, चमड़ा बहुत मात्रा में विदेशों से आया। और भारत में आजादी के बाद न सिर्फ जनसंख्या बढ़ने लगी, बल्कि धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स की मांग बढ़ने लगी। और इस मांग को पूरा करने के लिए अनाज और अन्य कंज्यूमर गुड्स की भी डिमांड बढ़ गई। तो इतने सारे कारण थे जिनकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए और एक्सपोर्ट्स बढ़े, वो भी बढ़े, लेकिन एक्सपोर्ट्स में होने वाली वृद्धि उतनी ज्यादा नहीं थी। खास तौर पर पहली 3 योजनाओं में तो एक्सपोर्ट्स कोई खास बढ़ा ही नहीं। और कारण क्या था? अभी बताया कि जनसंख्या बढ़ रही थी और पर कैपिटा इनकम भी, तो इसलिए डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही थी, घरेलू मांग बढ़ रही थी। यानी हमारे पास सरप्लस ही नहीं बचता था एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, जो सामान हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें मेजॉरिटी कैसी थी? प्राइमरी गुड्स। अब ये प्राइमरी गुड्स का मैंने अभी आपको बताया कि इनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम मिलती है। तीसरा, विकसित देश अपने देश के कारखानों को संरक्षण देते हैं और इस वजह से वो हमारे जैसे देशों से सामान नहीं खरीदते। एंड लास्टली, एंड वन ऑफ द रीजंस, आई मीन नॉट एग्जैक्टली लास्टली, लेकिन एक और कारण जो मुख्य कारण था वो ये था कि भारतीय सरकार ने भी निर्यात प्रोत्साहन के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए। जो कदम उठाए वो पूरी तरह से एडिक्वेट नहीं थे, पूर्ण नहीं थे। इस वजह से अब देखिए, आयात भी बढ़ रहे हैं, निर्यात भी, लेकिन आयात में होने वाली वृद्धि बहुत ज्यादा है निर्यात के मुकाबले में। इस वजह से धीरे धीरे हमारा ये डेफिसिट बढ़ता चला गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और ये डेफिसिट आजादी से लेकर 47-48 से लेकर आज तक एग्जिस्ट करता है, 50-51 से लेकर अब तक है। हम एक एक करके लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। रिगार्डिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आप देख सकते हैं कि 600 करोड़ रुपए का निर्यात करते थे हम 50-51 में, और आज की डेट में 22 लाख करोड़। सिमिलरली इंपोर्ट्स 650 करोड़ का था और आज 33 लाख करोड़। आप देख रहे हैं हमारे निर्यात भी बढ़ रहे हैं, हमारे आयात भी बढ़ रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन आयात में होने वाली वृद्धि निर्यात में होने वाली वृद्धि से ज्यादा है। आप देखिए दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, लेकिन ये 22 लाख करोड़ है आज की डेट में और ये 33 लाख करोड़। देखिए, इसको समझने के लिए क्यों ना हम फिर से आजादी के बाद भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को 2 हिस्सों में बांट दें, एक 91 से पहले और एक 91 के बाद। 1950-51 से 90-91 तक। 90-91 वो वर्ष है, 91 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इससे पहले
40 सालों में 50 से लेकर 90 तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितना बढ़ा? 60 गुना। और उसके बाद आज तक यानी 29 सालों में 30 मान लीजिए 73 गुना। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो इस दौरान भी बढ़ा और इस दौरान भी, लेकिन यहाँ 40 सालों में 60 गुना और यहाँ 29 सालों में 73 गुना बढ़ा। और अगर आप सारा का सारा पीरियड लें 1950-51 से 2019-20, तो इस दौरान हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितना बढ़ा? 4500 गुना। सो इम्प्रेसिव, राइट? दोनों बढ़े हैं, आयात भी निर्यात भी। और बढ़ने का कारण क्या ये था कि हमारा मात्रा बहुत बढ़ गई एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की? जी हाँ, वो भी बढ़ी, लेकिन साथ ही एक कारण ये भी था कि हम जिन जिन वस्तुओं का आयात और निर्यात कर रहे थे उन सभी की कीमतें बढ़ गई। There was price rise in all the goods and services which we were either exporting or importing. लेकिन अच्छी बात यह है कि 1950-51 से लेकर आज तक हमारे आयात की निर्यात की संरचना बिल्कुल बदल गई है। और ना सिर्फ संरचना बदली है, बल्कि आज बहुत वैरायटी है। जो वस्तुएं हम बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं उसमें बहुत वैरायटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी व्यापार की दिशा भी बहुत बदल गई है और उसमें भी बहुत वैरायटी है। आपने देखा कुल व्यापार बढ़ा, लेकिन इस दौरान एक्सपोर्ट्स बढ़े 3700 गुना और आयात बढ़े 5200 गुना। पीरियड 50-51 से लेकर आज तक का। यानी इंपोर्ट्स में होने वाली वृद्धि एक्सपोर्ट्स में होने वाली वृद्धि से कहीं ज्यादा है। एक चीज तो समझ आ रही है कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दोनों बढ़े हैं, लगातार बढ़े हैं, बगैर रुके बढ़े हैं। लेकिन अब एक बहुत अमेजिंग फैक्ट, 1950-51 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा था 2.1%, लेकिन 1988 तक ये कम होकर सिर्फ आधा प्रतिशत रह गया। बावजूद इसके कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमारा हिस्सा कम रह गया। ये क्या बात बनी? इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में जो व्यापार बढ़ने की गति थी वो अन्य देशों में व्यापार बढ़ने की गति से काफी कम थी। विश्व के अन्य देशों में व्यापार और तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2018 वर्ष तक WTO के आंकड़ों के अनुसार मर्केंडाइज ट्रेड में India is now the 19th largest exporter with 1.7% share in total world exports and is the 10th largest importer with 2.6% share in world imports. वस्तुओं के निर्यात में हम 19वें बड़े निर्यातक हैं और 10वें बड़े आयातक हैं। लेकिन जहां तक सेवा क्षेत्र का व्यापार है, इसमें तो हम बहुत कमाल की स्थिति लिए हुए हैं। Presently, India is the 8th largest exporter with 3.5% share in total in world's export of services. And India is the 10th largest importer of services with 3.2% share in world's imports. Now we'll go through the composition of trade. देखिए, भारत के जो कुल निर्यात हैं, over the years इनकी संरचना बिल्कुल बदल गई है। The composition has changed. 1960-61 में कृषि पदार्थों का निर्यात सिर्फ 44.2% था। बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन धीरे धीरे ये कम होता रहा, 90-91 तक 19.4% और आज की डेट में सिर्फ 11.8%। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो कृषि पदार्थ हैं इनकी अपनी संरचना भी बदल गई है। पहले हमारे मुख्य निर्यात हुआ करते थे
चाय, कॉफी और आज की डेट में हमारे मुख्य निर्यात है चावल, चीनी, मछली, मसाले। तो ये तो रहा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं कृषि पदार्थ क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा प्राइमरी प्रोडक्ट है ओज एंड मिनरल्स, जो हमें मिट्टी से मिलते हैं, खनिज, धातुएं। आप देखेंगे कि इनका भी निर्यात में, हमारे कुल निर्यात में हिस्सा पहले 8.1% था और अब ये कम होकर सिर्फ 1.8% रह गया। यानी कुल मिलाकर प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट हमारे 52% से ज्यादा थे और अब ये कम होकर 13.5% तक रह गए हैं। As I said earlier, this is a very healthy symptom, healthy development. भारत का सबसे ज्यादा आयात आज की डेट में है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। पहले हम 45.3% एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के होते थे, लेकिन आज 70% से ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के हैं। इसमें भी मुख्यतः मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और मेटल प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट इसमें तो 3.5% से बढ़कर ये 24.6% हो गया और आज की डेट में हम नंबर 1 पोजीशन पर आ रहे हैं। दूसरी पोजीशन है जेम्स एंड ज्वेलरी की, हमारे निर्यात 12.2% है। और तीसरा पोजीशन है एक्सपोर्ट्स में फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। बच्चे, आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगी जेम्स और ज्वेलरी और फ्यूल और लुब्रिकेंट्स के बारे में। देखिए, हम लोग विदेशों से हीरे जवाहरात आयात करते हैं, उनको तराशते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, उनकी ज्वेलरी बनाते हैं और फिर उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं और वो हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है। उसी तरीके से हम विदेशों से, सॉरी, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है। उसी तरीके से हम लोग विदेशों से तेल, कच्चा तेल आयात करते हैं और उसको रिफाइन करके हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है आज की डेट में। तो आपने देखा कि हमारे एक्सपोर्ट्स किस तरीके से उनकी संरचना बदली। जैसा आपको मैंने अब बताया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी कॉम्पोजिशन बदल गई और ओवर द इयर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के निर्यात कम हो गए और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यूल के बढ़कर 84.8% तक हो गए। खास एक परिवर्तन जो यहाँ बताना बहुत जरूरी है वो था ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में हमारा व्यापार बहुत बढ़ा और ये बढ़ते हुए आज की डेट में, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि वी आर 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड 10th लार्जेस्ट इंपोर्टर इन दिस फील्ड। अब आते हैं संरचना आयात की। देखिए, आयात में भी जब हम आजाद हुए थे तो हमारी जनसंख्या भी और आय भी दोनों बढ़ रही थी, जिसकी वजह से अनाज की मांग बहुत बढ़ी। और आप देख सकते हैं कि 1960-61 में हमारे कुल आयात का 5वां हिस्सा यानी 19.1% कृषि पदार्थों का था। आज की डेट में ये कम होकर 3.2% रह गया है और ये 3.2% भी हमारी नेसेसिटी नहीं है। इनफैक्ट काइंड ऑफ वेराइटी प्रेजेंट हमारे को देता है। ये हमारी लार्जेस्ट इंपोर्ट्स आज की डेट में है तेल के, फ्यूल के, जिसमें कोयला भी और POL मीनिंग देयर बाय पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स। इनका आयात शुरू से बना रहा। 60-61 में 6% था, लेकिन आज की डेट में करीबन 1/3 आयात इसी चीज के हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हाईएस्ट इंपोर्ट्स हैं हमारे कैपिटल गुड्स के और थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, 13.8 और 11.2%। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम लोग 60-61 में कोई खास आयात नहीं करते थे। तो ओवर द इयर्स
कैपिटल गुड्स की जो टोटल डिमांड थी 31.7% इम्पोर्ट्स थे, आज की डेट में कैपिटल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिलकर 25% हो गए हैं। अभी भी बहुत मोटा कंपोनेंट है ये दोनों मिलकर। याद है हमने जिक्र किया था पर्ल्स, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, हम लोग इनका आयात करते हैं। देखिए आयात पहले बहुत ना के बराबर था, आज की डेट में 5.3% आयात में हिस्सा इनका है। हम इन्हें आयात करते हैं और फिर इन्हें प्रोसेस करके इनमें वैल्यू एडिशन करके इन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप जानते हैं भारत एक गरीब देश है, राइट? लेकिन अमेजिंगली हम लोग पूरे वर्ल्ड में बुलियन यानी कि गोल्ड और सिल्वर के सबसे बड़े आयातक हैं। हम लोग 2018-19 में हमारे कुल आयात में सोने चांदी का हिस्सा था 7.1%। हमारे कुल आयात बहुत बड़े, और जैसा कि आपसे अभी बताया था कि हमारे कुल आयात में कोयले का और पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स इनका हिस्सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हिस्सा होने की वजह ये है कि भारत में फैक्ट्रीज की और कंजम्पशन की डिमांड तेल की बढ़ती जा रही है, लेकिन हम अपने देश में हमारे जो प्राकृतिक साधन है उनसे इसकी सारी मांग को पूरा नहीं कर पाते। 80% मांग को पूरा करने के लिए हम लोग आयात करते हैं। हमारे आयात बढ़ने की एक मुख्य वजह यही रही है, तेल और तेल के कीमतों में होने वाली वृद्धि। वैसे भी आप जानते हैं कि ओवर द इयर्स भारत में उपभोग भी बढ़ा, निवेश भी बढ़ा, हमने कई युद्ध भी झेले, और फिर देश के विकास के लिए नई आर्थिक नीति की जरूरतें पूरी करने के लिए हमारे इम्पोर्ट्स भी बढ़ते रहे। ये सब वही जो टेबल में था, ये और डिटेल में स्लाइड में है। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। देखिए इस डायरेक्शन को, दिशा को जानने के लिए फिर हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो मैंने कॉन्टिनेंट वाइज लिया है या कंट्री वाइज। आप देख सकते हैं कि हमने एक कॉन्टिनेंट लिया है एशिया एंड ओशनिया। ओशनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आज की डेट में हमारा मुख्य व्यापार, करीब आधा व्यापार, एक्सपोर्ट्स जो है वो एशिया और ओशनिया को है, और इंपोर्ट्स में तो 2/3 इंपोर्ट्स हमारे ऑलमोस्ट एशिया और ओशनिया से हैं। इसमें भी एक मेजर ग्रुप ऑफ कंट्रीज है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। करीब 11.5% व्यापार हमारा इन देशों से है, और आसियान कंट्रीज में प्रमुख हमारा जो पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर, वो है सिंगापुर। मोर देन 3% ऑफ ट्रेड, बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इज विद सिंगापुर। एशिया का एक प्रमुख कंट्री, देश जिससे हमारे व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे राजनीतिक संबंध किसी भी स्थिति में हो, वो है चाइना। हमारा चाइना से 5% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, और कुल आयात में इनका हिस्सा करीब 14% है। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों में बहुत सारे देश हैं, और आप देख सकते हैं हमारा पूरे अमेरिका में एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं। यानी कि अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस है, फेवरेबल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें यूएस से खास तौर पर देखें तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स 16% और इंपोर्ट्स 7%। अगले हमारे जो व्यापार है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज को कॉन्टिनेंट के लिहाज से देखें तो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है यूरोप, और इनसे हमारे व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पर आता है अफ्रीका। आप जानते हैं कि अफ्रीका से हमारा पहले ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, आजादी से पहले 7-8% हुआ करता था, फिर बीच में कम हुआ, और आज की डेट में फिर हमारा 8% से ऊपर आयात और निर्यात है। सबसे सैडेस्ट बात है वो है रशिया के साथ हमारे व्यापारिक संबंध। When I was a student, रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड था। हम लोग, भारत रशिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता था।
और उसकी पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में नहीं करनी होती थी। हमारा एग्रीमेंट था कि हम ओवर द इयर्स अपना देश का सामान बेच कर उनको पेमेंट कर देंगे। कहा एक समय में रशिया हमारा लार्जेस्ट पार्टनर था और आज की डेट में रशिया में 1% के आसपास व्यापारिक संबंध रह गया है। अगर मैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज को लूं, इकोनॉमिक ग्रुप्स को, तो इस समय 1980-81 के कंपैरिजन में आज की डेट में हमारा सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध है विकासशील देशों से। आप देख सकते हैं पहले लेस देन 20% था, 1/5, और आज की डेट में ऑलमोस्ट 45% एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो हैं विकासशील देशों से है। सेकेंड नंबर पर इंपॉर्टेंस है OECD की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। Now, this is basically a group of 37 countries, which are almost every country is developed. इन देशों से हमारे व्यापारिक संबंध शुरू से बहुत बेहतर है, हालांकि अब थोड़ा सा डाउन गया है। सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ये OECD कंट्रीज हैं। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ओपेक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आप जानते हैं मैंने अभी बताया कि 80% तेल की जरूरत हमारी आयात से पूरी होती है, and these are the countries supplying oil. So we always will have to remain dependent upon these countries. इन देशों से हमारे व्यापारिक संबंध, हमारे आयात निर्यात दोनों ही ऑलमोस्ट मतलब ग्रोथ रेट उतना ही है जितना 80-81 में था। बीच में डाउन चला गया था, लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट वही पुराने 80 के लेवल पर आ गए हैं। और ईस्टर्न यूरोप जिसका हिस्सा है रशिया, आप देख सकते हैं इसके हमारे आयात निर्यात नेग्लिजिबल रह गए हैं। तो जहां तक डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का सवाल है, हमारा आपने देखा कि व्यापारिक संबंध सभी देशों से बेहतर है, लेकिन सबसे नंबर 1 पे डेवलपिंग कंट्रीज, फिर OECD, फिर ओपेक। इसमें भी यूएस से और खास बात है कि हमारा ट्रेड बैलेंस जो है अकेला ऐसा देश है जिससे हमारा पॉजिटिव है। जहां तक सवाल है बैलेंस ऑफ ट्रेड की, आप देख सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड लगातार नेगेटिव रहा है, लगातार 50 से लेकर आज तक। हाँ, सिर्फ 2 साल पॉजिटिव रहा है, 1972-73 में और 1976-77 में। Well, thanks a lot. Rest in our next lecture. Thank you so much.